फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लू, द ग्लू यूज्ड इन प्रोडक्शन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि एक फर्नीचर्स मैन्युफैक्चरर है, वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बहुत कम कीमत का ग्लू यूज़ करता है। तो जो ग्लू वहाँ उसने यूज़ किया वो एक्चुअल में किस कॉस्ट के अंदर उसको आप कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में, इनडायरेक्ट मटेरियल में, प्राइम कॉस्ट में या सन्ड्री एक्सपेंसेस में। एक्चुअल में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लू है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है, जिसमें हम किसी भी यूनिट के ऊपर इसको डायरेक्ट ट्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इसका हमारी कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर जाएगी। तो इसको हम बोल सकते हैं जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम क्या इंक्लूड नहीं करते, प्राइम कॉस्ट भी आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड भी आता है, सेलिंग ओवरहेड नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और इसका करेक्ट आंसर होगा, डी को हम इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द फार्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ ओपनिंग स्टॉक इज ₹5,000, परचेजेज 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 2,500, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी। तो हम क्या करेंगे, जो हमें पता है इन सभी को जोड़ के माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे, जो 19,500 आएगा वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आइडल टाइम इज। आइडल टाइम्स क्या होता है, आइडल टाइम मीन्स व्हेन वर्कर्स आर प्रेजेंट एट द वर्क प्लेस, यानी कि वो वर्क प्लेस पर तो है लेकिन वो इंगेज नहीं है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर। तो वो जो टाइम होता है वो हमारा आइडल टाइम होता है। जैसे टी ब्रेक होगी, नॉर्मल टाइम होगा, टी ब्रेक होगी, लंच हो गया। अब नॉर्मल क्या होगा, फिर रॉ मटेरियल है वो फिनिश हो गया, मटेरियल की शॉर्टेज होगी, मशीन ब्रेक डाउन होगी या पावर कट हो गया। तो जो ये होता है वो हमारा आइडल टाइम होता है। तो आइडल टाइम मीन्स टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, यानी कि वर्क पे तो है लेकिन वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्टीन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ, ए एबीसी एनालिसिस, बी एनुअल स्टॉक ट्रैकिंग, सी परपेचुअल इन्वेंट्री, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो परपेचुअल इन्वेंट्री होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टॉक होता है फिजिकली हम वेरीफाई करते हैं कॉन्टीन्यूअस बेस पे, जबकि एबीसी एनालिसिस में क्या करते हैं हम उनके अंदर उसकी जो वैल्यू और उसकी क्वांटिटी के इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को कैटेगराइज करते हैं। एनुअल स्टॉक के अंदर क्या करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं वंस इन से ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर, ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी। जब हमें कोई अर्जेंट ऑर्डर मिल जाता है तो जब हम वर्कर्स से ओवर टाइम करवाते हैं तो जो वह ओवर टाइम में जो हमने उनको प्रीमियम पे किया तो वो जो प्रीमियम है वो कहाँ चार्ज होगा। तो जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट पे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी ओवरहेड के जो ओवरहेड कॉस्ट है इसमें एक जनरल कॉस्टिंग प्रिंसिपल है जिसके अंदर ओवरहेड प्रीमियम जो है हमारा वो ओवरहेड्स कॉस्ट के अंदर ही चार्ज होगा। ओवर टाइम प्रीमियम कहाँ चार्ज होगा, ओवरहेड्स कॉस्ट में। अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं होता तो ये फिर क्या होता, पर्टिकुलर जॉब पे चार्ज होता। ऑप्शन नंबर बी। अब्जॉर्प्शन मीन्स का मतलब क्या होता है कि हम जो चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स, तो हम कॉस्ट को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं कहाँ, या तो कॉस्ट सेंटर पे, डिपार्टमेंट पर या सेक्शंस पे या कॉस्ट यूनिट्स पे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। व्हेन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स इंक्लूड्स इज कॉल्ड। ये क्या कह रहा है कि हमने जो ओवरहेड्स हैं वो जो एक्चुअल में ओवरहेड अब्जॉर्ब करने थे लेस कर दिए किससे, कि जो एक्चुअल में हमारे ओवरहेड इंकर्ड हुए थे। यानी कि अगर हम एग्जांपल मान के चले तो हमारे जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स थे तो 1 लाख थे, लेकिन जब हम निकालने लगे तो हमने क्या किया, 1 लाख की जगह
50,000 को हमने क्या कर दिया, वहाँ चार्ज कर दिया, यानी कि ऑब्जर्व कर लिया। जो 10,000 जो हमने कम किया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंडर ऑब्जर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कोस्ट इज अडोप्टेड व्हेन, जो हम डिफरेंशियल कोस्ट निकालते हैं उसकी टेक्निक हम कब अडोप्ट करते हैं, जब हम अल्टरनेट यानी कि चॉइस बनाते हैं, किसमें, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस पे। कैसे, तो अब देखिए ज़रा, हमारे पास दो अल्टरनेट दिए हुए हैं। अल्टरनेट ए के अंदर हमारी टोटल कॉस्ट 50,000 और रिवेन्यू 70,000 है, और अल्टरनेट बी पे हमारी टोटल कॉस्ट 60,000 आती है और हमारा जो रिवेन्यू है 85,000 आता है। जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो क्या निकल के आता है कि जो हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट है वो आती है 10,000 और जो डिफरेंशियल रिवेन्यू है वो आता है 15,000, यानी कि जो हमारा डिफरेंशियल प्रॉफिट आता है निकल के ऑप्शन ए और बी क्या, वो 15,000 माइनस 5,000, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी जो है, ये वाला जो ऑप्शन हमारा, ये ए के मुकाबले हमारे लिए बेटर है। तो जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो हमें अल्टरनेटिव, यानी कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेहतर है, हमारी चॉइस के लिए वो हमें बताता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट डालें, अगर कोई समझ नहीं आ रहा ताकि मैं उसके ऊपर कोई अलग से वीडियो बना के आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द कंपनी हैज़ बीन बाइंग एन आइटम इन लोट्स, यानी कि लोट्स में कंपनी बाय कर रही है कितने में, 2,400 यूनिट्स विच इज 6 मंथ, ध्यान रखना है 6 मंथ के अंदर ये इसको बाय कर रही है। द कॉस्ट पर यूनिट इज़ 12, जो इसकी कॉस्ट है वो 12 पर यूनिट है। हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है 8 और कैरिंग कॉस्ट दी हुई है 25%। तो सबसे पहले हम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट्स प्राइस हमें 12 दिया हो, तो जैसे ही हम इसका निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस 12 दिया हुआ है तो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 25%। जब इसको निकालते हैं तो हमारा जो कैरिंग कॉस्ट निकल के आती है वो आती है ₹3। अब सेकंड हमें क्या करना है, हमें जो एनुअल डिमांड दी हुई है वो एनुअली ना देकर हमें हाफ ईयरली दे रखी है, तो सबसे पहले उसको हम एनुअली निकालेंगे। 2,400 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि हमें एनुअली कितनी रिक्वायर्ड है, 4,800। अब हमें तीनों चीज़ मिल गई हैं, एनुअल डिमांड मिल गई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दी हुई है, कैरिंग कॉस्ट हमने निकाल ली है। तो जैसे ही हम इस फार्मूले के अंदर जो हमें पता है दिया हुआ है, इसके अंदर जब हम ये सारी फिगर्स को पुट करते हैं तो हमारा जो यूनिट्स निकल के आती है 160 यूनिट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ़ क्रेडिट सेल फॉर द ईयर इज, जो हमारी क्रेडिट सेल है वो दी हुई है 5,40,000। डेटर एट द एंड, जो हमारे डेटर्स दिए हैं वो 90,000 दिए हुए हैं। हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डेटर्स पता है, हमें क्रेडिट सेल पता है, तो आइए हम निकालते हैं। तो जो एवरेज कलेक्शन पीरियड का हमारा फार्मूला है वो क्या है, डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 365 डेज़। तो जो निकल के आता है वो हमारा आता है 61 डेज़। या फिर हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमारी जो 5,40,000 जो सेल है वो एनुअली है, अगर एक दिन की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 365 कर देंगे, यानी कि 5,40,000 डिवाइड बाई 365, तो हमारी 1 डेज़ की जो कितनी आ जाएगी, 1,479। तो हमने डे टू कलेक्ट, यानी कि हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने दिए हुए हैं, 90,000, 1,479 1 डेज़ का है, तो टोटल हमें 61 डेज़ के अंदर जो हमारा कलेक्शन है। रेलिवेंट कॉस्ट इज़, ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, कॉस्ट इग्नोर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर कॉस्ट दैट डिफर्स बिटवीन अल्टरनेटिव्स, पास्ट कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूचर कॉस्ट दैट डिफर्स बिटवीन अल्टरनेटिव्स। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो क्या करती है, चेयर्स बनाती है और एक चेयर्स को 1,000 रुपीज़ के अंदर वो सेल करती है। जो कंपनी है उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 2 लाख पर मंथ, और जो वेरिएबल कॉस्ट है एक चेयर की वो है 600। अब कंपनी को क्या होता है, एक ऑर्डर रिसीव होता है कि वो 100 चेयर्स के लिए, और जो वो चेयर है वो 700 ईच के अंदर वो जो है वो उसको सेल करने के लिए ऑर्डर मिलता है। तो अगर हम देखते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 700 इक्वल टू 70,000 जो है कंपनी को रिवेन्यू जनरेट होता है, जबकि कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से अगर हम कॉस्ट देखते हैं तो 60,000, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमारे क्या है, एक पीरियड कॉस्ट का काम करेगी जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो
हमारे यहाँ जो लिए जो रेलिवेंट है वो है वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट से हमें ज़्यादा मिल रहा है कितना 10,000 रुपीज़ जो है हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने हैं, यानी कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है 10,000 प्रॉफिट, तो हमें ये इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो हमारे लिए क्या है रेलिवेंट को फ्यूचर कॉस्ट दैट डिफर्स बिटवीन अल्टरनेट्स। तो हमारे लिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, हम केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही हम यहाँ कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टारगेट कॉस्टिंग इज। टारगेट कॉस्टिंग इज, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं डिटरमाइनिंग कॉस्ट टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट, या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, या मार्जिनल कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्ट क्या होती है, हम जो हमारा मार्केट प्राइस होता है उसमें से हम हमारा जो प्रॉफिट हम चाह रहे हैं उसको जब हम माइनस कर देंगे, जो कॉस्ट निकल के आएगी वो हमारी टारगेट कॉस्ट होती है। यानी कि टारगेट कॉस्ट इज ए प्राइसिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स वेयर द सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड फर्स्ट। सबसे पहले हम उसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं, और ये सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, हम अपने कंपटीटर को देखकर ही सेलिंग प्राइस हमारा वो क्या करते हैं हम डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके ऊपर अपना प्रॉफिट निकालते हैं, और प्रॉफिट को जब हम उस सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं तो जो कॉस्ट हमारी निकल के आती है वो हमारी टारगेट कॉस्ट निकल के आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिटरमाइनिंग कॉस्ट टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट ओकर्स व्हेन। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट पे होता है जहाँ पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही लॉस, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन नंबर सी, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जितना हमें इनकम मिल रही है उतनी ही हमारी टोटल कॉस्ट है, तो यानी कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न विद। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जहां पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, यानी कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं, वो मिनिमाइज हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप जानना चाहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ये कैसे निकाली जाती है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर आप जाके आसानी से देख सकते हैं। और क्यों हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो यूनिट्स निकल के आती है उससे कम या ज़्यादा खरीदते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ता है वो भी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इन ABC एनालिसिस ए आइटम्स आर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, तो बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए हमें क्या दिखाता है, हाई वैल्यू और लो क्वांटिटी। बी क्या होता है, दोनों में मीडियम होता है। और सी में क्या होता है, वैल्यू लो होती है जबकि क्वांटिटी बहुत अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स। जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा जो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसको ही बेस मान के हम निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग कंसीडर विच कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली को कंसीडर करके उसकी जो है इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस कॉस्टिंग। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो हमारे लिए क्या होता है, अनअवॉइडेबल होता है। तो नॉर्मल लॉस जब होता है तो हमारे लिए अनअवॉइडेबल होता है, जैसे वेपोरेट का या सिंकेज के कारण जो हमारा लॉस होता है। तो इस लॉस के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल आउटपुट है उसके अंदर से हम इसको डिडक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो हमारे लिए अवॉइडेबल है। अगर अब नॉर्मल लॉस होता है तो वो हम क्या करते हैं, उसको हम चार्ज करते हैं कहाँ पर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अब नॉर्मल लॉस की जगह अब नॉर्मल गेन हो तो वो हम उसको क्या कर देंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे किसमें, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ये क्वेश्चन आ गया। अब नॉर्मल गेन इन प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा, क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे, मान लीजिए हमारा इनपुट है 1000 और हमारा जो नॉर्मल लॉस है वो है 10%, यानी कि 100 kg हमारा लॉस हो ही जाता है। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना हुआ, 900 kg, जबकि हमने जब एक्चुअल आउटपुट निकाला कितना आया 950, यानी कि आना कितना चाहिए था 9, यानी 50 kg जो हमारा अब नॉर्मल गेन हो गया। फिगर्स दी हुई हैं, एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 24,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 पर ऑर्डर, परचेज प्राइस ₹100 पर यूनिट, और हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो है 5%। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, वो टोटल कॉस्ट होती है किसके, जिस पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग को और कैरिंग कॉस्ट को हम होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, वो मिनिमम हो जाए। तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए,
पर यूनिट का रेट चाहिए वो 100 दिया हुआ है और कैरिंग कॉस्ट 5% दी हुई है, तो हमारा जो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। और जैसे ही हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर वो जो हमारी फिगर्स दी हुई हैं उसको हम डालते हैं, तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो आता है 310 यूनिट्स। जो इसका करेक्ट आंसर होएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स दी हुई है 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट 60% दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज एक्चुअल में होता क्या है कि हम उसमें ये देखते हैं कि हमारी अगर सेल्स में चेंज होता है तो उसके कोरस्पोंडेंस हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आता है। तो उसको निकालने के लिए सेम वही फार्मूला है। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए सेल्स, हमें 1,50,000 दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 60% दिया हुआ है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो निकल के आती है वो आती है 90,000। 90,000 हमें वेरिएबल कॉस्ट का पता लग गया, सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स, जैसे ही हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशंस में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम निकल के आती है। और अब हमें इस ऑपरेटिंग इनकम में और जो हमारा कंट्रीब्यूशंस आया है इसके बेस पे अब हमने ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। जो उसका फार्मूला है वो है कंट्रीब्यूशंस मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम, जो निकल के आता है 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म हैज़ फिक्स्ड एक्सपेंसेस ₹90,000, सेल्स ₹3 लाख एंड प्रॉफिट ₹60,000, और हमें पीवी रेशो निकालना है। तो पीवी रेशो निकालने के लिए हमें कंट्रीब्यूशंस का पता होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हैं, या हम प्रॉफिट और हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है तो उसके साथ हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसका हम प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट को जब जोड़ देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा 1,50,000। जब हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है तो हमें बिल्कुल सिंपल तरीका है, फिर हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो हमें सेल्स दी हुई है उसको हम निकाल के सेल्स से हम पीवी रेशो निकाल सकते हैं। कैसे? कंट्रीब्यूशन दिया 1,50,000 डिवाइड बाई 3 लाख हमें सेल दी हुई है, मल्टीप्लाई बाई 100 जो निकल के आता है हमारा 50%, वो हमारा पीवी रेशो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वो जो हमारा आइडल टाइम है किसी भी फैक्ट्री का, जब हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है तो उस आइडल टाइम को जो हमारा कॉस्ट है उसको हम कहाँ चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है और अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। तो नॉर्मल आइडल टाइम तो वही है जो रेगुलर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, जैसे कोई इंटरप्रेशन होती है, किस टाइप की टी ब्रेक हो गया या फिर कोई मेंटेनेंस होगी या कोई सेटअप टाइम हो गया, तो इस प्रकार की जो है ये अनअवॉइडेबल है, तो ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट का ही हिस्सा होता है। लेकिन जो अब नॉर्मल आइडल टाइम होता है किस टाइप का, जो हमारे लिए अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल कैसे है कि जैसे कोई पावर कट होगी, मशीन्स ब्रेक डाउन हो गया या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो ऐसी जो कॉस्ट होती है उसको हम डायरेक्टली कहाँ करेंगे, चार्ज करते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय द। ये जो टाइम एंड मोशन स्टडी है वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, ये की जाती है हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि ये एक टेक्निकल और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ होती है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही इसको कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम कीपिंग रेफर टू। टाइम कीपिंग जो हमारा होता है वो एक्चुअल में टोटल टाइम जो एक वर्कर्स स्पेंड करता है फैक्ट्री के अंदर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शंस बी। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम कीपिंग की जगह अगर टाइम बुकिंग आ जाए तो वहाँ पर हमारा ऑप्शंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा टाइम बुकिंग होता है वो एक्चुअल टाइम जो वर्कर स्पेंड करता है एक स्पेसिफिक जॉब या टास्क पर। तो अगर हमें टाइम कीपिंग दिया हुआ है तो उसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगर हमें टाइम बुकिंग दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शंस बी न होकर ऑप्शंस ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस ऑफ 1000 यूनिट्स 60% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट
इज, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 7000 यूनिट का 60% हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, तो हमारी यूनिट कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस का एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि जब हमारा कोई प्रोडक्शन होता है जो वो पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, वो कम हुआ हो, मान लीजिए आपने कोई 1000 शर्ट है आपने बनानी है, लेकिन 1000 शर्ट जो है आपकी पूरी नहीं हुई, केवल 60% कंप्लीट हुई है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1000 जो है उसमें से जो 60% हमारा जो है अभी काम कंप्लीट हुआ है, तो हम उन 60% को 600 यूनिट के बराबर उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो होगा हमारा है 600 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बैच कॉस्टिंग इज स्टेबल फॉर, जो बैच कॉस्टिंग है वो हमारी किस इंडस्ट्रीज़ के लिए स्टेबल है, जैसे शुगर है या फिर केमिकल है या ऑयल है। ये एक प्रोसेस कॉस्टिंग जो होती है, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट है। जो केमिकल और जो ऑयल है, जो शुगर है, ये प्रोसेस के अंदर है। जो फार्मा इंडस्ट्रीज है, एक्चुअल में जो उसमें प्रोडक्शन होता है वो हमारा बैच में होता है। तो इसका जो ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर सी फार्मा इंडस्ट्रीज का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कोस्ट विच आर एसर्टेन्ड आफ्टर दे हैव बीन इंकर्ड आर नोन एज, यानी कि ऐसी कोस्ट जो एक्चुअल कोस्ट जो ऑलरेडी जो है इंकर्ड हो चुकी है और उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो कोस्ट हमारी कहलाती है हिस्टोरिकल कोस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हमारा क्या होता है कि वो ऑर्डर लेवल जिस पे हमारा जो हम फर्दर आगे ऑर्डर कर सकें। तो इसके अंदर जो हम जो लेते हैं मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम लीड टाइम लेते हैं। मैक्सिमम यूज़ का मतलब कि हम कितना यूनिट जो होता है मैक्सिमम किसी दिन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम लीड टाइम का मतलब यहाँ ये है कि हमारे पास वापस मटेरियल आने में कितना मैक्सिमम टाइम जो होगा वो ऑर्डर को कंप्लीट होने में लगेगा। तो जब हम मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम लीड टाइम निकालते तो हमारा रीऑर्डर लेवल रहता है। मैक्सिमम यूजेस का मतलब मैंने बता दिया, जब हमारी हाईएस्ट डिमांड जो होती है उसके अनुसार कितना हमें जो होता है मटेरियल यूज़ करना होता है, और डिलीवरी जो मैक्सिमम टाइम हमारा जो लगती है लॉन्गेस्ट टाइम जो होती है उसका हम लीड टाइम लेते हैं। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ नीचे। इफ़ मैक्सिमम डेली यूज जो हमारी 50 यूनिट है और मैक्सिमम लीड टाइम 8 है तो हमारा रीऑर्डर लेवल जो होगा 400 यूनिट्स निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक कंपनी मेक्स ए सिंगल प्रोडक्ट एंड इंकर्स फिक्स्ड कॉस्ट ₹30,000 पर एनम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹5 और ईच यूनिट सेल फॉर ₹15। एनुअल सेल्स डिमांड इज 7,000 यूनिट। हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें क्या होगा, सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, 10 पर यूनिट हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो 3000 जो होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है, जो उसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट 6000 यूनिट पर एनम, द सेलिंग प्राइस इज ₹90 पर यूनिट एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹40 पर यूनिट। व्हाट आर द कंपनीज एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, वो हमारा निकल के आएगा 50। और जो ब्रेक इवन पॉइंट का जो हमारा फार्मूला है फिक्स को डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन के अंदर जब हम इन फिगर्स को डालते हैं तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट निकल के आती है वो आती है 3 लाख। 3 लाख जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक कंपनी मैन्युफैक्चर से सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच कॉस्ट एंड सेलिंग डाटा हमें दिया हुआ है एज फ्लो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹12, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹8, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ए पीरियड ₹98,000। बस्टेड सेल जो दी हुई है हमें 30,000 दिया हुआ है। हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें क्या बताता है, एक्चुअल में वही बताता है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट और हमारी जो एक्चुअल सेल है उसके बीच कितना डिफरेंस है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी सेल्स कितनी ड्रॉप हो जाए कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर पहुँच जाती है तो वहाँ तक हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सेम वही सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए 12 - 8 यानी 12 हमारा सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 8 दी हुई है, 4 हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, फिक्स को डिवाइड बाय
कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट हमें 98,000 दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन से इसको डिवाइड करेंगे, जो हमने 4 निकाला है, हमारा जो ब्रेक इवन आएगी यूनिट 24,500। जब हम बजटेड सेल्स में और हमारी जो ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस निकालेंगे वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आएगा 5,500 यूनिट्स। लेकिन हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5,500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 30,000 जो हमारी एक्चुअल सेल है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 18.33% आएगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मेक और बाय डिसीजन इट इज़ प्रॉफिटेबल टू बाय फ्रॉम आउटसाइड ओनली व्हेन द सप्लायर्स प्राइस इज बिलो द फर्म ओन। ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे लिए कब प्रॉफिटेबल होगा कि हम मेक करें या बाहर से बाय करें। तो उसके लिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हम डायरेक्ट सप्लायर से खरीदें या खुद ही बनाएं। तो हमें किस प्राइस को कंसीडर करना चाहिए कि अगर वो प्राइस उसके बिलो है तो ही इन दैट केस वी विल परचेज फ्रॉम द आउटसाइड, अदरवाइज वी विल प्रोड्यूस एट अवर ओन फैक्ट्री। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। आपको पता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो इररेलेवेंट है। क्यों इररेलेवेंट है? चाहे आप प्रोडक्शंस करो या ना करो, वो तो ऑलरेडी आपकी कॉस्ट जो है इंकर हो चुकी है, वो तो आपको बियर करनी ही होगी। दूसरी हमें इसमें दिया हुआ है जैसे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारे लिए रेलिवेंट है, क्योंकि ये कॉस्ट वो है अगर हम प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं तो इसको हम डायरेक्टली अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट से कम मार्केट से हमें मिल रहा है तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि वी शुड परचेज फ्रॉम द आउटसाइड इंस्टीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो।